हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के। ये सब पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पैरासाइट्स होते हैं, एक प्रे और प्रीडेटर होते हैं, कॉमन सेलिज्म होता है, एमन सेलिज्म होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे के फायदा करते हैं, और प्रोटो कॉपरेशन होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का फायदा तो करते हैं, पर अगर वो एक दूसरे भी हो तो भी वो परेशान नहीं होते। तो अब आपको मैंने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का केस है, ये कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का केस है। इसके साथ मैं आपको कुछ चॉइस दे देती हूँ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे प्रीडेशन हो सकता है, पैरासिटिज्म हो सकता है, कॉमन सेलिज्म हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो सकता है, वो है। निफेंथिस प्लांट जो है वो कीड़े खाता है। निफेंथिस प्लांट कीड़े खाता है, यानी कि एक ने दूसरे को खाया। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो कीड़ों को खाता है, एक ने दूसरे को खाया, तो इसको कहते हैं प्रीडेशन। एक ने दूसरे को खाया, एक मर गया और दूसरा जी गया, दिस इज प्रीडेशन। फिर निफेंथिस प्लांट, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई इज एजेंट ऑफ लेप्रेसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई एक बैक्टीरिया है और ये गंदी बीमारी लेप्रेसी की कॉज करता है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई कौन सा मोड है इसका पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, ये क्या है, ये बॉडीज के अंदर क्या होता है, ये बॉडीज में क्या होता है जो जाकर वहां पर लेप्रेसी की बीमारी कॉज करता है, ये पैरासाइट होता है, इट इज पैरासिटिज्म। और ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई होता है, ये जो नर्व सेल्स होते हैं ना हमारे न्यूरॉन्स, उनको अटैक करता है। न्यूरॉन्स के अंदर भी एक्सॉन की जो शीट होती है उसमें स्क्वैन सेल्स होते हैं, उनको अटैक करता है। तीसरा, कस्कटा प्लांट जब फ्लावर करने लगता है तो कस्कटा प्लांट को फ्लावर करने के लिए जो हार्मोन्स वो लेता है वो भी किसी दूसरे प्लांट से ही लेता है। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ, कस्कटा प्लांट को फ्लावर करना होता है तो उसके हार्मोन्स भी वो दूसरे प्लांट से लेता है, पैरासिटिज्म हो गया। ओके, पायलट फिश अकंपनीज शार्क। पायलट फिश शार्क फिश के साथ साथ चलती है, लेकिन पायलट फिश उसको शार्क एक दूसरे को ये दोनों नुकसान नहीं पहुंचाती, बस पायलट फिश शार्क का गिरा हुआ खाना खा जाती है और पायलट फिश छोटी सी फिश शार्क के साथ साथ चलती रहती है बस। तो ये क्या होना चाहिए, दिस इज कॉमन सेलिज्म। फोर्थ का आंसर है कॉमन सेलिज्म। अब फिफ्थ वाला देखो, लाइकन्स के अंदर एल्गी और फंगस दोनों रहते हैं, और जो एल्गी है वो फंगस के लिए भी फूड बनाता है। एल्गी जो है वो फंगस के लिए फूड बनाता है, अपने लिए भी बनाता है और फंगस के लिए भी फूड बनाता है। तो यहाँ पर लाइकन्स में एल्गी और फंगस का एसोसिएशन कैसा है, हमें क्या मालूम है इसके बारे में, सिम्बियोसिस या जिसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एल्गी को फंगस से फायदा होता है, फंगस को एल्गी से फायदा होता है। अब जो गाय भैंस होती है, जो भेड़ बकरी होती है, सिक्स्थ वाले की बात कर रही हूं, तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब काउ, शीप, गोट, इनके पेट में, क्योंकि ये काउस वगैरह पत्ते खाती हैं, पत्तों में सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए काउस वगैरह के पेट में र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया होता है। तो काउ और इस बैक्टीरिया के बीच का रिलेशन क्या है, क्या होना चाहिए, भी म्यूचुअलिज्म होगा, क्योंकि काउ के पेट में ये बैक्टीरिया उसका सेल्यूलोज डाइजेस्ट करता है और बदले में इस बैक्टीरिया को काउ के पेट में रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो सिक्स्थ वाला भी म्यूचुअलिज्म है। सेवेंथ, गैलापागोस आइलैंड्स में जब गोट की स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो टॉर्टोइस की स्पीशीज 10 सालों के अंदर अंदर खत्म हो गई, यानी कि दोनों का आपस में कंपटीशन हुआ, क्योंकि टॉर्टोइस भी ब्राउजर है, पौधे खाता है,
और बकरी भी पौधे खाती है, पर तुम मुझे ये बता दो टॉर्टोइज और बकरी में से पौधे खाने में स्मार्ट ज्यादा कौन होना चाहिए, तेज कौन होना चाहिए? बकरी। टॉर्टोइज तो कोई तेज इतना होता नहीं है, बकरी इज स्मार्टर। तो जिस वजह से टॉर्टोइज बेचारा उस जगह से खत्म हो गया, क्योंकि बकरी इतनी स्मार्ट ब्राउजर है, थोड़ी चुस्त है कि टॉर्टोइज से पहले वो सारी चीजों को ब्राउज कर लेती है, खा लेती है पौधों को, और टॉर्टोइज को खाने को नहीं मिलता था क्योंकि वो बहुत स्लो और लेजी है, जिससे टॉर्टोइज मरते गए। ये है कंपटीशन। बिकॉज गोट इज अ बेटर ब्राउजर, बिकॉज गोट इज अ बेटर ब्राउजर। और ये एक एग्जाम्पल बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पर। ये बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पर, और इस प्रिंसिपल को गॉज साइंटिस्ट ने दिया था 1934 में। उसके बाद इस प्रिंसिपल को 1960 में दोबारा रिव्यू किया गया था कि जब आपस में एक ही चीज के लिए कंपटीशन होता है तो कोई ना कोई स्पीशीज विलुप्त तो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, ये गिव वन वर्ड नहीं है, ये है गिव शॉर्ट आंसर। इसको ठीक करो क्वेश्चन को। गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एग्जांपल्स। शॉर्ट आंसर्स देने हैं इन प्लांट से रिलेटेड कि क्या होते हैं, ऑक्सैलोफाइट्स, एरिमोफाइट्स, चेरोसोफाइट्स, साइक्रोफाइट्स, चैस्मोफाइट्स। ये कौन से प्लांट्स हैं और इनका एक एक एग्जांपल। पहला है ऑक्सैलोफाइट्स। ऑक्सैलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, और एसिडिक सॉइल मैंने अभी बताया था जो आयरन ऑक्साइड में रिच होती है। सो दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रो in acidic soil. Plants that grow in acidic soil. इसका एग्जाम्पल है ड्यू प्लांट और डॉर्फ बर्च प्लांट। सनड्यू प्लांट और डॉर्फ बर्च प्लांट। अगला बता रही हूं, इसको रब कर रही हूं मैं। अगला है एरिमोफाइट। एरिमोफाइट वो पौधे होते हैं जो ज्यादातर डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। दीज आर डेजर्ट एंड रॉकी एरिया ग्रोइंग प्लांट्स। कोई भी कैक्टस वैक्टस एग्जांपल में ले सकते हो तुम। ये वो प्लांट्स हैं जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं और रॉकी टेरेन्स में भी ग्रो कर सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पे भी ग्रो कर सकते हैं। देन है चेरसोफाइट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो गंदी जमीन पे भी ग्रो कर जाते हैं, वेस्ट लैंड पे। दे ग्रो इन शैलो सॉइल, जहां पे मिट्टी बहुत ही कम होती है और गंदगी ज्यादा होती है, या फिर ये ग्रो करते हैं वेस्ट लैंड पे। दे ग्रो इन शैलो सॉइल और वेस्ट लैंड। और इसका एग्जांपल है मेलीलॉट प्लांट, जिसको मेलीलॉटस भी बोल सकते हैं। वैसे ये प्लांट जो है ये एरिमोफाइट भी हो सकता है, ये भी कहीं भी रफ एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाता है। उसके बाद है साइक्रोफाइट प्लांट्स, फोर्थ वाले। ये वो होते हैं जो ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जो ठंडी होती है, जो ठंडी टेम्परेचर पर, ठंडे टेम्परेचर की मिट्टी होती है, फोर्थ वाला। इसमें लिखो प्लांट्स ग्रोइंग, फोर्थ वाली की बात कर रही हूं मैं। प्लांट्स ग्रोइंग in colder soil. Plants growing in colder soil. या फिर soil of Arctic और alpine conditions. Soil of Arctic या alpine conditions. इसका एग्जाम्पल लिखो फोर्थ वाले का। कई सारे एल्गी, कई छोटे छोटे अंडर शर्ब्स, छोटे छोटे हाइट के पौधे
और कई साल चलने वाली घास, पेरिनियल ग्रासेस, एल्गी अंडर श्रब्स एंड पेरिनियल ग्रासेस, ये फोर्थ का एग्जांपल है. जैसे दे ग्रो क्रैक्स में, दे ग्रो ऑन रॉक क्रेविसेस, क्रैक्स, इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स, CREVICES. इसका एग्जांपल चेस्मोफाइट्स का हो सकता है, लाइकन्स. They can grow on rock crevices like lichens. अब आ जाओ इस पे, सेकेंड वाले पे. व्हाट इज ग्लॉगर रूल? सेकेंड क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज ग्लॉगर रूल? ग्लॉगर रूल होता है, ये पाया गया है, ये देखा गया है कि कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स या मैमल्स, जो गर्मी में जो चिड़िया होती है, जो गर्मी में कीड़े होते हैं, उनकी स्किन का कलर डार्क होता है, जबकि वही चिड़िया की स्पीशीज जो ठंडे एरिया में रह रही होती है, उनका स्किन का कलर थोड़ा लाइट होता है. दिस इज ग्लॉगर रूल. ये मैं आपको लिखवा रही हूं. सेकंड का आंसर, व्हाट इज ग्लॉगर रूल? देखो, सम इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में होते हैं, some insects, birds and mammals in warm humid climate bear darker pigment than races of same species in cool dry climates. Than races of same species in cool dry climates. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. What are thermophiles? What are thermophiles? Thermophiles वो कीटाणु होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत बहुत गर्म पानी में, स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं. जो पानी होता है उसके अंदर ये माइक्रोब्स रहते हैं, उन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर थर्मोफाइल्स? और थर्मोफाइल्स का आंसर लिखो, दीज आर माइक्रोब्स. ये वो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे मेनली ये होते हैं आर्के बैक्टीरिया ग्रुप के. दीज आर माइक्रोब्स दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स and deep sea hydrothermal vents. हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब है समुद्र के नीचे गर्म पानी के गीजर, या समुद्र के नीचे उबलता गर्म पानी के स्पॉट्स, उन्हें कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स. और ये होते हैं ओशियन फ्लोर पे, ऑन ओशियन फ्लोर. अब अगला फोर्थ क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एलेन्स रूल? व्हाट इज एलेन्स रूल? फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एलेन्स रूल? मैं थर्ड वाला रब कर रही हूं, थर्मोफाइल्स रब कर रही हूं. एलेन रूल ये कहता है कि जो जानवर ठंडे एरियाज में होते हैं, ज्यादातर उनकी टेल, कान और पैर छोटे होते हैं एज कंपेयर टू उन जानवरों के जो गर्मी में रहते हैं. तो एलेन रूल कहता है, एनिमल्स इन कूलर एरियाज, animals in cooler areas have shorter tail, ear and feet as compared to animals in warm areas. As compared to animals in warm areas. इसका एक एग्जाम्पल है, जो फॉक्स होते हैं ना, फॉक्स जनरली देखा गया है कि उनकी कानों की लंबाई और टेम्परेचर
आपस में बहुत रिलेटेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखो, एलन रूल का ही फोर्थ का एग्जाम्पल लिखो, देयर इज कोरिलेशन इन ईयर लेंथ and air temperature of hares and foxes. ये एलन रूल का एग्जाम्पल है। अब हम फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज बर्गमैन्स रूल। अब फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज बर्गमैन्स रूल। ये रूल ज्यादातर बात करता है बर्ड्स की, कि जो बर्ड्स और मैमल्स ठंडे एरिया में रहते हैं वो जनरली लार्जर साइज के होते हैं एज कंपेयर टू उन्हीं के स्पीशीज जो गर्म एरियाज में रहते हैं। फिफ्थ का आंसर बर्ड्स एंड मैमल्स of colder areas are larger in size. Birds and mammals of colder areas are larger in size as compared to same species in warm areas. As compared to same species in warm areas. इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में रहती हैं उनकी लंबाई ज्यादा है एज कंपेयर टू उन पेंगुइन्स के जो गैलापागोस आइलैंड्स में रहती हैं। सो इसी का फिफ्थ वाले का अब मैं एग्जाम्पल करवा रही हूं आपको, फिफ्थ की डेफिनेशन को हटाकर। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ, बर्गमैन्स रूल का एग्जाम्पल, पेंगुइन्स in Antarctica are longer than in Galapagos Islands.